तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक नया अध्याय, और इस अध्याय का नाम है आपको समांतर श्रेणी। इस अध्याय में हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो आपका सीरीज चल रहा है यह क्लास 10 केसी सिन्हा का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपने विषय वस्तु को। यहाँ पर देखिए हम बोर्ड पर कुछ चीज़ों को अंकित कर दिए हैं। तो पहला आप देख लीजिए कि यह जो चैप्टर चल रहा है वो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी यदि हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने बोर्ड पर उसके बारे में लिखा है। कहता है संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, यहाँ पर इसको अंडरलाइनिंग कर रहे हैं। अनुक्रम का मतलब हम आपको समझाएंगे, जिसके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। ये जो परिभाषा आपको हम लिखे हैं ये आपको 10 क्लास के अनुसार लिखे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार हमने इसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे समांतर श्रेणी की जहाँ तक कल्पना कीजिएगा तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षेप में एपी, जीपी और एचपी। क्योंकि आपको केवल यहाँ पर अपने सिलेबस में एपी के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम इस परिभाषा को थोड़ा सा आसान करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस परिभाषा से हमको क्या समझ में आता है कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या या तो आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए और संख्या को बढ़ाते चलिए तो एक अनुक्रम बनेगा। ठीक है, और इसी अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। संक्षेप में इसे एपी कहा जाता है। एपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम आप देख लीजिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक का पहला लेटर ए और प्रोग्रेशंस का पहला लेटर पी है, इसलिए इसको संक्षेप में हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी के बारे में हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखिए एक अनुक्रम लिखते हैं हम। मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं ए, तो इस संख्या में कोई निश्चित संख्या आप जोड़ते चलिए। तो मान लीजिए कि संख्या में हम कोई निश्चित संख्या जोड़ते जाते हैं, तो वो निश्चित संख्या मान लीजिए हम 2 लेते हैं, तो एक में जब 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 में आप 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आप 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7। फिर 2 जोड़िएगा तो 9, और ये प्रक्रिया आपको चलता रहेगा। तो ये जो संख्या है, ठीक है, ये आपका एक अनुक्रम कहलाया और ये समांतर श्रेणी में है। समांतर का मतलब समान हो, अंतर। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अंतर जब आप निकालिएगा तो क्या होता है? अंतर कितना चाहिए तो क्या होता है? सब जगह समान अंतर आ रहा है। तो इसी अनुक्रम को हम लोग एपी कहते हैं। एपी में आप लोगों को देखिएगा कि बीच वाला जो अंक है इसके अंतर को जब आप इसको घटाइएगा तो अंतर हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, जोड़ करके हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 जोड़ करके बनाया। यदि हम 2 घटा दें, मान लीजिए 1 लिखते हैं और इसमें 2 घटाते हैं, तो देखिए 1 में जब 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा? आप 1 से 2 घटाइएगा तो -1 बचेगा, तो यहाँ -1। फिर -1 में 2 घटा दीजिए तो -3। फिर -3 में आप -2 घटाइए तो -5। इसी तरह से ये जो एक कर्म बना, ठीक है, और ये कर्म अनुकर्म हुआ क्योंकि ये अपने पिछले वाले कर्म को पिछले वाले संख्या के अनुरूप चल रहा है।
पिछले वाले संख्या का मतलब क्या कि इसके पीछे जो संख्या है इसमें 2 बढ़ा है तो इसमें भी 2 ही बढ़ा है, इसलिए इसको हम अनुक्रम कहते हैं। वैसे हम अनुक्रम का यहाँ पर परिभाषा भी लिखे हैं, कहता है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, यहाँ पे देखिए अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो वह एक अनुक्रम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का बहुत सारा संख्या है और इस संख्या को एक निश्चित क्रम में हम सजाए हैं, अर्थात 1 के बाद 3 दिए हैं तो 2 ओमिट है, यहाँ 2 के बाद 3 के बाद 5 दिए तो यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ पर भी 7 दिए तो एक निश्चित क्रम में है। तो जब एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो वही अनुक्रम कहलाता है और इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा अनुक्रम है। तो एपी और अनुक्रम के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि एपी के बारे में आपको देखना है तो एपी बराबर, अगर मान लीजिए एपी मतलब क्या, अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी अनुक्रम से ही बनता है। तो मान लीजिए कि कोई सा संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7, अब इसमें निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसका एक नियम हम बनाते हैं कि चलो इसमें हम 5 का योग करते जाए, तो 5 का योग करेंगे तो ये 12 होगा, फिर 5 का योग कीजिएगा तो 17 होगा, फिर 5 का योग कीजिएगा तो 22 होगा। इस तरह से इसका क्रम चलेगा। अब देखिए इसमें कई पद हैं, ये जो संख्या है 7, ये एक पद हुआ ना, ये वाला पद, और ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, इसी तरह से आप कई पद जाएगा। तो जब कई पद जाएगा तो अंतिम में जो पद आएगा उसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि ये तो स्वर्ण हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो अंतिम वाले पद को, क्योंकि गिनती तो अनंत होती है, इसको हम बढ़ते जाएंगे, 22 के बाद 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, तो ये जुटते चले जाएगा और ये कहीं पर अंत नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम अंतिम पद यदि कोई पूछता है तो हम कहेंगे ये एनवां पद होगा, अंत में क्या होगा, एन हो जाएगा। अर्थात कि हम ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो अंत में हम मान लेते हैं कि कोई अंत जो पद होगा वो क्या हमारा है, एन है, ठीक है। अब इस पद को, यहाँ जो पहला पद हमने लिखा तो ये हमारा क्या हुआ, पहला पद हुआ, पहला पद, ये हमारा हो जाता है दूसरा पद, ये हमारा हो जाता है तीसरा पद, इसी तरह ये हमारा हो जाता है चौथा पद। ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद जाएगा। इस पद को भी हम लोग एक संकेत से सूचित करते हैं, क्योंकि पद को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला पद को T1 लिखते हैं, पहला टर्म, दूसरे पद को T2 कह देते हैं, तीसरे पद को T3 कह देते हैं, चौथे पद को T4 कहेंगे। इसी तरह यदि हमको आते जाएगा पद तो हम उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब आप इस पद को T1, T2, T3, T4, T5 से सूचित कर सकते हैं, या नहीं तो एक और है A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से। तो कहने का मेरा अर्थ हुआ कि एपी का जब आप बनाइएगा तो एपी में जो पद आएगा तो जो पहला होगा उसको हम T1 या A1 लिख सकते हैं, जो दूसरा होगा उसको T2 या A2 कह सकते हैं, तीसरे वाले को T3 या A3 कह सकते हैं। तो ये हमारा इसमें 3 चीज़ की जानकारी आपको मिली। पहला हमको मिला कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, तो जब हम किसी संख्याओं को उसके पद में, पहले वाले पद में निश्चित संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो हमारा जो कर्म बनेगा, वो हमारा जो एक तरह का ये अनुकर्म बनेगा, उसको हम एपी कहते हैं, ठीक है। अनुकर्म क्या है, तो संख्याओं का वह समूह जिसमें किसी निश्चित नियम का पालन किया गया हो। निश्चित नियम कहने का मतलब हुआ कि उसमें या तो अगर योग करते हैं तो सब जगह योग हुआ हो, यदि आप अंतर करते हैं तो सब जगह सभी पद में अंतर किया हो, और जिस संख्या से आप योग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5 से किया योग, तो सब में देखिए 5 का ही योग हमने बढ़ाया।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 कर दिए, यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 7 कर दिए। तो सब में हमने 5 का योग करके ही संख्या प्राप्त किया, तो यही एक हमारा सही अनुक्रम है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये अनुक्रम के बारे में जानकारी मिला। और तीसरा हमने देखा पद क्या है। देखते हैं यहाँ पर 3 पद के बारे में। पहला चीज है हमारा कि पद, दूसरा है हमारा सर्वांतर, और तीसरा है एपी का व्यापक रूप। तो पद की चर्चा हम लोग थोड़ा देर पहले भी किए हैं। तो पद क्या है? यदि कोई अनुक्रम है, कोई एपी है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक हम एपी लिखते हैं, ठीक है, एपी में कोई संख्या लिखते हैं और उसका अंतर हम लिखते हैं 2। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 3 का योग करते जाते हैं। तो 2 में 3 जोड़िएगा तो 5, 5 में 3 जोड़िएगा 7, 7 में 3 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 10, 10 में 3 जोड़िएगा तो 13। इस तरह समझाएंगे अनुक्रम करते हुए। अनुक्रम के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एपी का ये जो अनुक्रम है, ठीक है, तो इस अनुक्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पहला भाग है 2, ये हमारा एक टर्म हुआ, एक पद हुआ। ये जो हमारा क्या है, एक पद है, तो इसी को हम लोग पद बोलते हैं। इससे पहले भी हम आपको इसके बारे में बता दिए हैं। आइए अब देखते हैं सर्वांतर के बारे में। तो सर्वांतर को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, और इसको हम संक्षेप में सीडी भी लिखते हैं या फिर डी भी लिखते हैं। ठीक है, डी से भी हम लोग सूचित करते हैं और सीडी से भी इसको सूचित करते हैं। तो सर्वांतर है क्या? सर्वांतर का मतलब होता है सर्व, मतलब सभी, अंतर अर्थात सभी अनुक्रम का एक ही अंतर हो। कहने का मतलब कि किसी अनुक्रम के उसके पहले वाले अनुक्रम से यदि हम घटाते हैं तो उसका अंतर हमेशा क्या आना चाहिए? हमेशा समान आना चाहिए। आइए इसको हम समझते हैं। तो जिस तरह से हमने लिया, यहाँ पर देख लीजिए, इसी से हम समझ लेंगे कि जिस तरह से हमने लिया कि यह एक हमारा अनुक्रम है, एक एपी है, ठीक है, और इस एपी का यदि हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं तो ये हमारा क्या है? टर्म है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया T1, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। ठीक है, तो इस 5 पदों में जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब भी CD निकालिएगा तो हमेशा पिछले वाले, इसके बाद वाले अर्थात T2 में से T1 को घटाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि T1 में से आप T2 घटा दीजिएगा। किसी पद का उसके पहले वाले पद को उसके बाद वाले पद से घटाना है, अर्थात बाद वाला जो पद है उस पद में उसके पहले वाले पद को घटाना है। तो यहाँ पर जो हम घटाएंगे इसके लिए, इस दोनों पद के लिए, तो 5 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो 3 आएगा। यदि हम ये 7 लेते हैं तो 7 हमारा T3 है, तो क्या घटेगा? T2 को घटाना है, इसके पहले वाला पद को। तो पहले वाला पद 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 होता, समझ लीजिए 8 होता, और यहाँ 11 होता, यहाँ मिस करके हम लोग यहाँ पर 14 होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 8 में से जब आप 5 घटाइएगा तो 3 होगा। 11 में से जब आप 8 घटाइएगा तो 3 होगा। 14 में से जब आप 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 3 होगा। 8 नहीं, 11 घटाइएगा तो 3 होगा। तो देखिए सभी का अंतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है ना। तो ये सर्वांतर हुआ। क्यों सर्वांतर हुआ? क्योंकि हमेशा अंतर कितना आता है? समान आता है, अर्थात सभी का अंतर समान आता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वांतर प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, तो सर्वांतर या तो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर्वांतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, अर्थात धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, या शून्य हो सकता है, अर्थात 0 भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा प्लस में ही आएगा। एक देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं 5। ठीक है, 5 में हम 2 घटा दिए बचा 3, फिर 2 घटा दिए तो बचा 1, फिर 2 घटा दिए तो 1 में से 2 घटाइएगा तो -1, फिर 2 घटा दिए तो -3। ये हमारा अनुक्रम हो गया। एक हमारा क्या हो गया? एक एपी हो गया मान लीजिए।
अब इस एपी का, ठीक है, इस एपी का यदि हम निकालते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सीडी निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका जब सीडी निकालिएगा तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी इन दोनों का हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, या ना तो फिर इस दोनों का निकाल लेंगे और हमेशा सबका बराबर आएगा। तो हम पहले लेते हैं, मान लीजिए एक, ये हमारा कौन सा पद है, तो पहला दूसरा तीसरा अर्थात T3। तो T3 में से क्या घटाइएगा, तो दूसरा, तो ये क्या है T2, T2 को घटाते हैं, तो एक में से कितना घटाएंगे हम, 3, तो कितना हो गया, -2। हम बताएं ना आपको कि सर्वांतर जो है धनात्मक जोड़ में भी आ सकता है, ऋणात्मक घटा में भी आ सकता है। इसमें से किसी को करके देख लीजिए, मान लीजिए हमारा ये पद -3 है और माइनस हमको 1 घटाना है, तो -1 घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा -3 माइनस माइनस +1 अर्थात -2। तो ये हमारा हो गया आपको क्या कि सर्वांतर ऋणात्मक भी हो सकता है। अब आते हैं सर्वांतर क्या शून्य हो सकता है। तो देखिए हमने क्या कहा कि किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर, तो मान लीजिए यहाँ 2 है, अब हम 0 सब में जोड़ते जाते हैं, तो 2 में जब 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, फिर 2 ही होगा, इस तरह से 0 जोड़िएगा तो 2 ही ना होगा। अब इसके अंतर को देखिए, मान लीजिए इसमें से इसको घटाना है, सीडी निकालना है, तो किसी 2 में से किसी 2 को घटा दिए तो क्या आया, 0 आया। इस 2 में से इस 2 को घटाइए तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये बात कि सर्वांतर जो है वो या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। तीसरा पद हमने लिखा था, तीसरे पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट था कि एपी का व्यापक रूप। अब आइए एपी का हम निर्माण करते हैं कि एपी क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, जो हमारा पद होता है उसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है, और जो हमारा अंतर होता है उसको डी से सूचित करते हैं, इसको टी से भी सूचित करते हैं, ठीक है, और इसको सी डी से भी करते हैं। लेकिन हमको लेके चलना है ये 2 पद, कि जब हमारा पद आएगा तो ए से सूचित करेंगे, और जब हमारा अंतर आएगा, सर्वांतर आएगा, तो डी से सूचित करेंगे। और एपी का निर्माण इसी ए और डी से होता है। तो एपी का निर्माण देखिए, मान लीजिए कि कोई पद है, ठीक है, और ए का मान मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो और इस अंतर जो है ये मान लीजिए हमारा जा रहा है 2 ही का ही जा रहा है, ठीक है, अंतर भी 2 जा रहा है हमेशा। तो पहला पद जो होगा तो क्या लिखिएगा, 2 जोड़, पहला पद तो 2 ही हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा, 2 जोड़ 2, तीसरा पद क्या होगा, 2 जोड़, ये 2 2 बार आ जाएगा, तो 2 गुना 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं। और इसको हम जब व्यापक रूप में लिखेंगे तो ए प्लस डी, एक डी जोड़ दीजिए, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एपी का व्यापक रूप हो गया। एपी का व्यापक रूप जब भी आपको बोलेगा कोई लिखने, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एपी के प्रकार, एपी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एपी हम लोग 2 प्रकार का जानते हैं, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी अर्थात परिमित एपी, और दूसरा होता है अपरिमित एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब यह परिमित और अपरिमित क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 2 तरह का एपी हम लिखते हैं। एक हम लिखते हैं कि एपी है 2, इसमें मान लीजिए कोई संख्या 3 का बढ़ते चलिए, एक ही बढ़ाते जाते हैं, 4 5 6 सोन। दूसरा लिखते हैं 2, 4 6 8 10 12, ठीक है। ये सब हम एपी का उदाहरण दे रहे हैं आपको, 5 10 15 20 25 सोन, ठीक है। फिर हम लिखते हैं आपको 12 5 17 17 5 22 22 5 27 सोन, ठीक है। तो इस एपी में देखिए, जब आपको ये वाला एपी पूछता है तो इसमें आपको कहेगा कि पहला पद कितना है, तो आप कहिएगा 2, दूसरा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, अर्थात इसमें डॉट डॉट लग गया। तो इसका मतलब है कि ये संख्या आपको चल रहा है, ये एपी आपको बढ़ रहा है, ये एपी खत्म नहीं हुआ है। उतना हम नहीं लिख पाए तो हमने क्या किया कि डॉट डॉट लगा दिया।
तो ये जो एपी है, ठीक है, जो आपको समाप्त नहीं हो रहा है, अर्थात वह एपी जिसका अनुक्रम बढ़ते क्रम में हो, अर्थात बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे एपी को हम लोग कहते हैं अपरिमित एपी। अर्थात जब एपी का क्रम रुकता नहीं हो, समाप्त नहीं होता हो, बढ़ ही रहा हो, तो वो हो जाता है अपरिमित एपी। अब इसमें देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, लास्ट कौन सा है? तो लास्ट 12 है, अर्थात इसके बाद नहीं है, तो यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है, यहाँ पर ही इसकी यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद की संख्या हमको पता नहीं है, और आप एपी में यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो पद है। इस एपी में आप नहीं गिन सकते कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस एपी में पदों की संख्या मालूम नहीं है, और इस एपी में आपको पदों की संख्या मालूम है। तो जिस एपी में पदों की संख्या मालूम हो, जिस एपी का पद हम गिन सकते हैं, वह हमारा परिमित एपी हो जाएगा। और जिस एपी का पद हम नहीं गिन सकते हैं, वह हमारा अपरिमित एपी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हम यही देखते हैं कि परिमित और अपरिमित एपी क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारे समझ में आया या नहीं आया। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद 4 हो और सर्वांतर -3 हो, तो एपी के प्रथम 4 पद लिखें। अब यहाँ पर देखिए एपी का हमको कहता है प्रथम 4 पद लिखें, ठीक है। तो पहले चीज ध्यान दीजिए कि प्रथम पद हमारा कितना है। एपी का प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, T1 या A1। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और सर्वांतर कितना है, तो -3 है। यहाँ पर कोष्ठ में देखिए इसको डी से सूचित भी करते थे हम लोग, यहाँ पे लिख दिया है डी, अर्थात यह इसको हम डी मानते हैं। तो डी बराबर हमारा है -3, ठीक है। अब कहता है यदि किसी एपी का ये प्रथम पद हो और सर्वांतर इतना हो, तो प्रथम 4 पद। तो एपी का व्यापक रूप अगर हम देखते हैं, एपी बराबर अगर हम देखते हैं तो क्या देखे थे, A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखिए कितना पद हो गया, 1, 2, 3 और 4। तो चूंकि हमको 4 पद ही निकालना था तो हम 4 लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। A का मान है 4, फिर A का मान 4 प्लस D का मान -3, फिर A का मान है 4 प्लस 2 गुना D का मान -3, फिर A प्लस 4, A का मान 4 है और D यहाँ पर 3 देंगे और D का मान -3 है। इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए 4 है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस, 3 तिहाई 9, 9 हो गया आपको माइनस में, तो माइनस में 9 हो गया और प्लस में आपको 4 हो गया, तो ये कितना होगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देंगे -5। तो एपी का जो प्रथम 4 पद हुआ हमारा यही आया। अब कहता है दिए गए अनुक्रम के प्रथम 3 पद, कोई अनुक्रम आपको दे देता है कि Tn बराबर एक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, Tn बराबर n इंटू n प्लस 1। यह हमारा एक अनुक्रम है, ठीक है, और इस अनुक्रम को कहता है प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो चूंकि यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या, हम आपको बताए थे ना कि जब पद हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो जब वो पद हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, डॉट डॉट करके नहीं कुछ तो क्या लिखेंगे, अंतिम पद क्या हो जाता है ना। तो ये पदों की संख्या है, ये क्या है, पद है। तो T1 देखिए, ध्यान से देखिएगा, T1 लिखते हैं तो क्या कहते हैं, हम प्रथम पद कहते हैं, इसको हम A1 भी कहते हैं। हम बार बार देखा आपको लिखा रहे हैं A1 या T1, ठीक है। अगर कोई T2 लिख दे तो क्या होगा, ये दूसरा पद होगा,
तो यहाँ पर टी एन है तो मतलब एनवा पद। टी एन का मतलब क्या हो जाता है, टी एन का मतलब हो जाता है एनवा पद। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है प्रथम 3 पद, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि n बराबर प्रथम 3 संख्या ले लेते हैं, 1 2 और 3। n बराबर हमने ले लिया 3 संख्या। अब इस n का मान यहाँ पर रखते हैं। यदि हम n का मान 1 लेते हैं तो t1 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या है, n है तो n के जगह 1 देंगे, फिर कोष्ट है तो कोष्ट देंगे, फिर n है तो 1 देंगे प्लस इसका 1 उतार लेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 1 गुना 1 जोड़ 1 तो 2 अर्थात 2 आया। तो पहला पद इस अनुक्रम का कितना आया, 2 आ गया। दूसरा पद निकालेंगे तो t2। ठीक है, ये t2 दूसरा पद हम निकाल रहे हैं। तो जहां पर n है, ध्यान दीजिए यहाँ n है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ n है तो n के जगह हम क्या देंगे, 2 दे देंगे, इंटू फिर n है तो 2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 2 गुना 2 1 3, तो कितना हो गया 6। यदि हम t3 निकालते हैं तो यहाँ पर हम n है यहाँ पर तो n के जगह 3 देंगे, फिर n है तो n के जगह 3 देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे। तो 3 गुना 3 1 4, तो बराबर 4 तिया 12। तो इस तरह से आपका अनुक्रम बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए n इंटू एन प्लस 1 का जब अनुक्रम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या क्या निकलेगा हमारा, 1 2 4 2 6 और 12, ये हमारा अनुक्रम हो गया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा के मैथ से। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। ठीक है, और हम प्रश्न यहाँ पर आपको 6 प्रश्न है इस क्वेश्चन में, तो 6 प्रश्न को हम लोग लिख लिए हैं। तो कहता है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम, यह जो है यह एक अनुक्रम दिया हुआ। अनुक्रम के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं कि वह निश्चित नियम जिसका पालन करके कोई संख्या आगे बढ़ते जाता है तो वो हमारा एक अनुक्रम कहलाता है। तो इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद ज्ञात करना, इससे पहले भी हम लोग बनाए हैं, बस उसी तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है tn बराबर tn प्लस 1, तो हम लोग क्या करते हैं n बराबर 3 निकालना है, प्रथम 3, तो n बराबर 1 2 और 3 ले लेते हैं कि n बराबर जो है 3 सब पद है, पहला दूसरा और तीसरा। तो जब हम tn निकालेंगे, n के जगह पर पहले हम 1 लेते हैं, तो t1 जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, n के जगह पे हमने क्या लिया, यहाँ पर n था तो n के जगह क्या लिया 1 लिया, तो फिर यहाँ भी n है तो यहाँ पर हम लोग 1 देंगे और प्लस 1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 का 3, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 4। यदि हम t2 लेते हैं या दूसरा लेते हैं, पहला पद ले लिया दूसरा पद लेते हैं, तो जहां पर n है वहां पर 2 लगाएंगे। तो यहाँ पहले 3 है तो 3 गुना, फिर n है तो n के जगह पे क्या लगाएंगे 2 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7। यदि t3 लेते हैं तो फिर यहाँ पर क्या है 3 गुना n है तो n के जगह 3 प्लस 1 अर्थात 3 तिहाई 9 1 10। तो इसका प्रथम 3 पद क्या हो गया, तो प्रथम 3 पद बराबर 4 7 और 10। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं n बराबर 1 2 3। तो यदि हम n बराबर 1 लेंगे तो 2 गुना यहाँ 1 करेंगे 2 हो जाएगा, n बराबर 2 लीजिएगा तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, n बराबर 3 लीजिएगा तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे प्रथम 3 पद बराबर 2 4 6, ये भी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए n बराबर हम लोग 3 पद लेना है तो 1 2 3 ले लिए, tn बराबर लेते हैं तो tn के जगह हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो n यहाँ पर है तो n के जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 1 तो कितना 2 हो गया, t2 कीजिएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n के जगह हमने क्या लिया 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 दूना 4
और 1 तो कितना हो गया 5। T3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि n के जगह पर हमने 3 लिया, +1 तो 3 तिया ही 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, तो 9 जोड़ 1 अर्थात 10। तो हमारा इसमें जो प्रथम 3 पद निकला कौन सा निकला 2, 5, 10, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले जो हम आपको बताए थे यहाँ पर n × n+1, उसी अनुसार से इसको आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आसान है। ठीक है, तो n बराबर हम लेते हैं 1, 2, 3, तो T1 तो ये हो जाएगा 2 गुना n के जगह 1 + 5 अर्थात 2 गुना 1 तो 2 जोड़ 5 तो कितना हो गया 7। T2 लीजिएगा तो 2 गुना 2 जोड़ 5 बराबर 2 दूना 4 5 तो कितना हो गया 9 हो गया। यदि आप T3 लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर n के जगह 3 लिए तो 2 गुना 3 जोड़ 5 तो 3 दूना 6 5 11, तो इसका निकल गया आपको 7, 9, 11। यहाँ पे लिखिएगा प्रथम 3 पद बराबर इतना। आइए हम देखते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर में हम लोग को क्या लेना है, n बराबर 1, 2, 3। बार बार हमने 1, 2, 3 लिया क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा प्रथम 3 पद, तो इसलिए हम 1, 2, 3 लिए। ठीक है, चलिए n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा -2/4, कट जाएगा तो 1/2, माइनस में 2 का 2 और 2 दूना 4। ठीक है, अगर आप T2 लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और -3/4 अर्थात -3 में से 2 जाएगा तो -1/4। ठीक है, यदि आप T3 लेते हैं, ठीक है, तो T3 जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n के जगह पर 3 और -3/4 अर्थात 0/4 अर्थात 0। तो इसमें जो आया प्रथम 3 पद बराबर आया आपको, पहला आया -1/2, दूसरा आया -1/4 और तीसरा 0। तो आइए देखते हैं अब आगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताए उसमें आप देखिए एक जगह हम लोग मिस्टेक कर गए थे। 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन जो था वह था Tn बराबर 2 n। तो इसको हम जो बनाएंगे तो n बराबर 1, 2, 3 लेंगे, तो T1 बराबर हो जाएगा 2 अर्थात 2 तो 2 ही होगा। T2 बराबर हो जाएगा 2, अब n जो है वो पावर में है तो ये जो संख्या n वाला जो संख्या है हमारा यहाँ 2 ये पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 अर्थात 4 हो जाएगा। और T3 लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 2, 4, 8। आइए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित अनुक्रम जिनका nवां पद दिए गए हैं कि पूछे गए पद ज्ञात करें। कह रहा है कि जिनका nवां पद आपको दिया गया है, अर्थात यहाँ पर nवां पद दिया गया है कि T1 और T2, यहाँ पर nवां पद दिया है T20। तो जो पूछा गया nवां पद है उसको आपको निकालना है। इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग क्या करते थे कि प्रथम 3 पद निकालते थे, और इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमको कहता है कि आप ज्यादा नहीं निकालिए, ये वाला निकालिए T1 और T2। इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि T20 निकालिए अर्थात T20 निकालिए। तो पहले हम इसको हल करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे T1, तो T1 बराबर, तो n के जगह हमने 1 लिया तो यहाँ n है तो n के जगह आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर n है तो 1 लिए है ना, तो 1 देंगे, अब +1 और नीचे 3 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 और 1 2 हो गया बटे 3 अर्थात 2/3। फिर क्या कहता है कि T2 भी आप हमको बताइए, तो T2 का मान हम लोग निकाल के दे देंगे उसको। तो T2 का मान जो हमको निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर n के जगह 2 लिए तो यहाँ n है तो n के जगह हम क्या करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर n है तो n के जगह पर 2 देंगे +1 बटे 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 2 1 3/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 आपको कट रहा है तो इसका आ गया कितना 4। तो T1 बराबर आया आपको 2/3 और T2 बराबर आया 4। ठीक है,
अब आइए इस क्वेश्चन से में देखते हैं। यहाँ कहता है T20 निकाले, T20, तो हम लेंगे T20 बराबर n के जगह हमने क्या रखा, 20 रखा। तो अब देखिए यहाँ n है तो यहाँ पर 20 कोष्ठ, फिर n है तो फिर 20 घटा 2 बटे, फिर नीचे n है तो 20 जोड़ 3। तो T20 बराबर क्या आ जाता है आपको, यहाँ पर आ जाता है आपको 20 गुना 20 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आया 18 बटे 23। 18 दूना 36, 360 बटे 23, यही आपका आंसर आया। आइए अब देखते हैं हम लोग 2 का 3। तो 2 के 3 में देखिए क्या प्रश्न है, Tn बराबर n-1 इंटू n-2 माइनस n प्लस इंटू 3 प्लस n, ठीक है। और यहाँ पे कहता है हमको निकालने के लिए T20 अर्थात T20 का मान कहता है निकालने के लिए। तो इसको हम देखिए बनाते हैं, T20 का मान निकालना है हमको। तो T20 n के जगह हमने क्या दिया 20 दिया, तो यहाँ पर n है तो n के जगह क्या देंगे 20 घटा 1। फिर यहाँ 2 है 2 घटा 20, 20 क्यों दिए क्योंकि यहाँ n था। फिर यहाँ 3 है 3 जोड़ 20। चलिए T20 इक्वल टू 20 में से 1 किया तो कितना बचा 19 गुना यहाँ पर कितना बचा आपको -18 और गुना यहाँ पर कितना बचा तो 23। तो T20 बराबर, अब इन सबको गुना कर दीजिए। तो जब गुना कर कीजिएगा तो कितना होगा इसका, तो देख लीजिए गुना करते हैं हम 23 गुना 18, तो 18 तो यह 54 के 4 हाथ में 5, 18 दूना 36 और 5 41। अब इसको किससे करना है तो 19 से करना है, तो 19 से कर दीजिए। 19 चौके कितना होता है 76, तो 76 का 6 हाथ में 7, 19 का 19, 19 में 7 जोड़िएगा तो 26, 26 का 6 हाथ में 2 और फिर 19 चौके 76 और 2 जोड़ दीजिए तो 76 2 78। तो कितना हो गया देखिए माइनस चिन्ह है तो -7866, ये आपका आंसर आया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 2 का 4 नंबर। तो 2 के 4 में देखिए क्या कहता है, Tn बराबर Tn-1 बटे n स्क्वायर, जहां T1 का मान आपको दे दिया है T1 बराबर 3 और निकालना कितना है तो T2 और T3। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि n का मान जो होगा आपको, n का जो मान होगा या तो 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अर्थात तो n का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। तो हमको निकालना कितना है तो T2 का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले T2 बराबर, ठीक। तो T2 निकालेंगे तो n यहाँ देखिए T और यहाँ नीचे n है तो नीचे 2 देंगे और -1, ठीक है। ये माइनस भी नीचे ही होगा, समझे, यहाँ पर होगा तो -1 बटे n स्क्वायर, n के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना हो गया T1, T2 -1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा बट्टा 2 दूना 4। अब देखिए T1 का मान आपको कितना दिया है 3, यहाँ पर रख दिए 3, T1 का मान 3 दिया है, तो यहाँ T1 था ना तो 3 बटे 4। अब आइए T3 निकालते हैं। तो T3 जब निकालिएगा तो n के जगह आपने क्या लिया 3 लिया, तो यहाँ पर 3 -1 बटे 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको T2 बटे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए T2 का मान हम लोग यहाँ पर कितना निकाले थे, T2 का मान हम लोग निकाले हैं 3 बटे 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 बटे 4 और नीचे कितना है 9, नीचे नहीं कुछ तो 1, इसलिए T3 बराबर आपको आ जाता है 3 बटे 4 गुना, इसको पलट दीजिए तो 1 बटे 9, इसको काट दीजिए तो आ गया 1 बटे 12। तो T1 बराबर आप निकाले 3 बटे 4 और T2 बराबर निकाले 1 बटे 12। तो आइए अब देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित अनुक्रम, ठीक है, यहाँ अनु होगा,
अनुक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखे। तो ये जो अनुक्रम दिया है इनके अगले 3 पदों को ज्ञात करना है। अगले 3 पदों को ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि कोई पद हमको दिया हुआ है उसके आगे 3 पद निकालना है। चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं। तो क्वेश्चंस में कहता है T2 बराबर, देखिए T2 बराबर 2, अर्थात हमको दूसरा पद दे दिया है कितना, 2। तो आगे 3 पद, दूसरा पद आपको दे दिया है T2 बराबर आपको दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। तो इसके आगे कौन सा पद होगा, तो इसके आगे वाला पद क्या होगा, T2 यदि दिया है तो T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, T6 होगा। आगे का कितना पद हमको निकालना, 3 ही। तो T2 दिया हुआ है तो एक ये निकालना, एक ये निकालना, एक ये निकालना, अर्थात T3, 4 और 5 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां तक हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। चलते हम लोग Tn बराबर Tn-1 प्लस 1। तो T2 दिया हुआ है तो निकालेंगे क्या हम अगले पद, तो T3 निकालेंगे। तो पहला निकालते हैं हम T3। तो T3 निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, N3-1 प्लस 1 बराबर N 3 में से 1 चले गया तो 2 प्लस 1 बराबर T2 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ T2 का मान 2 दे देंगे और ये कितना आया, 3। अर्थात T3 बराबर कितना आता है, 3 आता है। तो एक पद हुआ। अब दूसरा इसके आगे का निकालेंगे तो T4 निकालेंगे। ठीक है, तो T4 जब आप निकालिएगा, T4 निकालेंगे पुनः T4 का, तो N के जगह देखिए 4 दिए तो यहाँ पर N है तो N के जगह हम 4 देंगे, 4 - 1 और प्लस 1 बराबर, तो देखिए 4 में से 1 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3 और प्लस 1। तो T3 का मान कितना है, 3। तो 3 और प्लस 1 तो कितना आ गया, 4। एक और निकालना है हमको, T5 तक निकालना था। तो T5 बराबर लेते हैं, तो T5 - 1 प्लस 1 तो हो जाएगा T4 प्लस 1, अर्थात T4 का मान हमने निकाला है 4। तो 4 प्लस 1 बराबर 5। इसलिए आगामी 3 पद जो इसका निकला, आगामी 3 पद बराबर, एक निकला 3, एक 4 और एक 5। यहां देखिए अब 2 नंबर में, 2 नंबर में कह रहा है कि T1 बराबर 3, T1 बराबर 3 दे दिया है और ये हमको एक अनुक्रम दिया है और आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला पद दे दिया है तो हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे और चौथा निकालेंगे। आगे का 3 पद ही निकालना है, पहला दे दिया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना है। उसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए T यहाँ पर N दिया है तो यहाँ पर देखिए Tn की जगह T2 लिख दिए, बराबर है तो क्या है, 3 माइनस T, यहाँ पर N है तो N की जगह हमने 2 दिया, 2 - 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आ जाता है 3। ये हो जाएगा T1 प्लस 2 बराबर 3 गुना T1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 प्लस 2 अर्थात तो 3 तिहाई 9 2 11। इसी तरह आप T3 का निकाल लीजिए। तो T3 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए N की जगह हमने 3 लगाया, ये वाला पद को देख लीजिए आप, ये वाला को, तो Tn की जगह T3 है तो बराबर है तो बराबर दिए, 3 है तो 3 लगाइए, फिर T है तो T लगा दीजिए, फिर N है तो N की जगह आपने क्या दिया, 3 दिया, फिर -1 है तो -1 दीजिए प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 T, अब 3 में से गया तो 2 प्लस 2 बराबर करेंगे 3 गुना T2 का वैल्यू हमने 11 निकाला था यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस 2, 11 तिया 33 2 35। ठीक है, अब आइए T4 पर देखते हैं। तो T4 में हम देखेंगे 3 T4 - 1 और प्लस 2 तो 3 और T3 प्लस 2 देंगे, यहाँ पर 3 या गुना 35, T3 का मान 35 है तो 35 प्लस 2 तो 35 गुना 3 कर दीजिए। तो 35 गुना 3 कीजिएगा तो 5 तिया 15, हाथ में 1 बचा हासिल, 5 तिया 15 हो गया, 5 लिख दिया, हासिल 1 बचा, 3 तिहाई 9 1 10 जोड़ 2 अर्थात 107। आगामी 3 पद इसमें क्या क्या निकला आपको, तो पहला निकला आपको 11, दूसरा निकला आपको 35
और तीसरा जो आपको निकला वो है 107। यही आपका आंसर हुआ।